राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस बीच टीआरएस ने भी यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया है। यशवंत सिन्हा का मुकाबला एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से है। द्रौपदी मुर्मू पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं। तो अब से कुछ देर बाद विपक्ष के जो संयुक्त उम्मीदवार हैं, संयुक्त विपक्ष की तरफ से, वो यशवंत सिन्हा आज अपना राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे और इस दौरान बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता जो हैं वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। टीआरएस ने यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का ऐलान किया है और बाकी विपक्ष की तरफ से भी ये उम्मीद की जा रही है कि उनको सहयोग मिलेगा, लेकिन जो उनके सामने उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, उनको जो है माना जा रहा है कि काफी समर्थन पहले से ही प्राप्त हो चुका है। उधर असम के 28 जिले अब भी बाढ़ से जूझ रहे हैं और कई इलाकों में बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन लोगों की दिक्कतें यहां पर अभी भी कम नहीं हुई हैं। असम में बाढ़ से अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के सिलचर में बाढ़ का पानी कम होना शुरू हुआ है और तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। असम के दूसरे सबसे बड़े शहर में बाढ़ का कहर खत्म नहीं हुआ है। अंतिम संस्कार करने में लोगों को काफी परेशानी हो रही है क्योंकि तमाम शमशान घाटों में पानी भरा हुआ है। 32 साल के राकेश रविदास की बाढ़ के दौरान डूबने से मौत हो गई। उनकी 23 साल की पत्नी और 70 साल की मां का कहना है कि वो अंतिम संस्कार तक सही तरीके से नहीं कर पाए। बाढ़ का पानी चिता को अपने साथ बहाकर ले गया। बहुत जितना पानी था इतना कमर भर जा रहे थे, पूरा पानी था। तो उस बात का भी एक दुख होगा आपको कि ढंग से वो भी आदमी भी सब नहीं जा पाए। 4-5 आदमी से 4-5 आदमी जलाया खाली, और कोई नहीं था। आदमी इतना था पानी में गिरने लगा, डूबने लगा, चला गया गुर गुर के। क्या करेगा? बहुत आदमी आया था, सब चला गया। तो डेथ कैसे, फ्लड की वजह से हुआ? हाँ, फ्लड की वजह से पानी में, मतलब घर का पास ही गिर गए थे। हाँ। मेडिकल जाने के बाद तो हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में एक रात था, बाद सुबह 19 तारीख को डेथ हो गया उनका। तो पता नहीं चला होगा आपको कैसे फ्लड आया? बहुत ज्यादा नहीं, अचानक में पानी आ गया, कुछ पता नहीं पाए हम लोग। तो घर में और कोई है? नहीं, मैं और मेरा पति, और कोई नहीं है। ऐसे मेरे सासू माँ है। बाढ़ की वजह से असम में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं कई अभी भी लापता है। राहत का काम जारी है और आलोचनाओं के बीच मुख्यमंत्री सिलचर पहुंचे। उन पर गुवाहाटी में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में ज्यादा ध्यान देने का आरोप लगा। Right from NDRF, Indian Army, Civil Administration, everyone is working to give maximum relief to the people. Our priority is to restore the electricity as early as possible. I think those people who are in Assam, they knows what is my priority. Day and night I am in field. So people are extremely happy with the government. At least we are trying to help. And whoever, I mean, whoever is monitoring me, they will know that 24 hours I am on field. जहां मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि लोग राहत अभियान से खुश है, वहीं राहत शिविरों में रह रहे लोगों का कुछ और ही कहना है। कितना छोटा है बच्चा? 11 महीने का। 11 महीने का है, बुखार हो रहा है बता रहे हैं। तो कोई दवाइयाँ वगैरह देने आया है? नहीं, कोई नहीं है, हमने खरीद के खिलाया। हाँ? खरीद के खिलाया। तो और कोई डॉक्टर वगैरह है यहाँ पर? जी नहीं, कोई नहीं आता सर, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। तो आपको अगर कुछ चीजें चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरत किस चीजों की है इस वक्त? पानी के अलावा? जी, पानी तो है, उसके अलावा पानी तो है सर। बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कोई बच्चा भी तो सब ऐसे ही है सर, जो बड़े खाते वही बच्चे खाते, एक्स्ट्रा कुछ भी तो बच्चे के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। 28 साल की सोनू वाल्मीकि अपने 11 महीने के बच्चे को लेकर परेशान है। उनके दोनों बच्चों को बुखार और पानी की वजह से बीमारियां है। अभी तक मेडिकल सुविधाएं नहीं मिली है। एनडीआरएफ और एयरफोर्स उन लाखों लोगों तक पहुंचने की कोशिश में लगा है जो बाढ़ में फंसे हुए हैं और उनके पास जरूरी सामान की बहुत ज्यादा किल्लत है। असम में अभी भी लाखों लोग बाढ़ के चलते फंसे हुए हैं। अब रेस्क्यू एजेंसीज और लोगों की बस यही उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में कोई और बारिश ना हो ताकि
पानी थोड़ा कम हो और रेस्क्यू एजेंसीज उन जगहों में पहुंच पाए जहां पर अभी तक पहुंच नहीं पा रही, ताकि उन लोगों को भी किसी तरह से राहत प्रदान की जा सके। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। अग्निपथ योजना के चौतरफा विरोध के बीच भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। परमवीर चक्र विजेता ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव ने सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर हमारे डिप्टी एडिटर राजीव रंजन से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हमारे साथ है सेना के ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। देश में बहादुरी के लिए मिलने वाला सबसे बड़ा सैन्य सम्मान परमवीर चक्र विजेता, करगिल के टाइगर हिल पर जो आप तिरंगा फहराता हुआ देख रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा योगदान ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का है। उनसे बातचीत करते हैं अग्निपथ के बारे में। अग्निपथ की बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग, सेना, सरकार, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये इस सरकार का तो प्लान था, सरकार की योजना है, तो सरकार तो अपनी योजना की जो है तारीफ करेगी ही। और जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, वर्दीधारी हैं, तो ये कहीं ना कहीं सेना सरकार के उस दबाव में आकर के या नहीं बोल पा रहे, खुल करके नहीं बोल पा रहे, लेकिन सबके दिल के अंदर ये दर्द तो है कि जो अग्निपथ है ये कहीं ना कहीं हमारी सेना को कमज़ोर कर रही है। महसूस कर पा रहे हैं सब लोग कि हाँ, किस तरह से ये आगे चल करके हमारी सेना को और ज़्यादा कमज़ोर करेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि सेना को मजबूत बना रही है, सेना और जवान हो रही है। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ये कह रहे हैं कि सेना मजबूत हो रही है, कोई भी एक ऐसा युद्ध बताइए 1947 से लेकर के 1999 तक जो हमारे युद्ध लड़े गए हैं। जो सेना होती है वो दुश्मनों को मारने के लिए होती है, ना कि वो मरने के लिए होती है। और सारे युद्धों का एनालिसिस आप करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारे अनुभवी लीडर रहे हैं, चाहे हमारा एक छोटा सा सेक्शन होता है, सेक्शन का एक सेक्शन कमांडर होता, हवलदार, प्लेटून हवलदार, फिर हमारा प्लेटून कमांडर, कंपनी कमांडर, CO, इस तरह से आगे बढ़ते हुए लेवल चला जाता है। जिस सेक्शन का सेक्शन कमांडर अनुभवी होता है, उस सेक्शन के जवान बहुत कम क्षतिग्रस्त होते हैं, इंजर्ड होते हैं, शहीद हो पाते हैं और वो अपने लक्ष्य पर आसानी से कब्जा कर पाते हैं। अभी हाल ही के अंदर आपने सबने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान उसके बाद एक कमेटी बैठी थी कि इतने जवान, इतने ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर कैसे मारे गए। ये आपने सबने देखा है। तो वो यंगेस्ट होते हैं, उनके पास जोश होता है, जुनून होता है, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो हम अपनी सेना को कहीं ना कहीं अनुभवहीन बना रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दोनों का मिलाप हो रहा है, अनुभव का भी हो रहा है, जोश का भी हो रहा है। नहीं, अनुभव और जोश का कैसे हो रहा है जरा बताइए। जब तक वो हमारा जो बच्चा है, जो अग्निवीर बन करके जा रहा है, जब तक वो सेना की कैखे को समझ पाता है, तब तक तो वापस आ पा रहा है ना। तो वो उसका सेना के लिए क्या फायदा हो रहा है और उसका देश के लिए भी क्या फायदा हो रहा है। लोग तो बोलने लगे कि बोला हमारे ऑफिस के सामने जो है गार्ड में हम उनको भर्ती कर लेंगे। क्या इस राष्ट्र के सुरक्षा कर्मी जो है, जो राष्ट्र का रक्षक है, उसको क्या सिर्फ अग्निवीर इसलिए बनाया जा रहा है कि वो आकर के गार्ड बने? इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि 4 साल के लिए भर्ती किया जा रहा है और उसमें 25% जो योग्य होंगे, सक्षम होंगे, वो सेना में आएंगे और 75% के लिए बाहर नौकरी की व्यवस्था। पहले तो जो हमारी 2.5 साल से भर्तियां नहीं हुई, हर वर्ष 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास हमारा क्या होता है, पेंशन आ जाते हैं। कोई अपनी सैन्य सेवा पूरा करके आ रहा, कोई VRS लेकर के आ रहा है। तो तीनों सेनाओं के अंदर लगभग 1,40,000 हमारा जो पेंशन आ गया। 2.5 साल से नहीं हुआ, तो 2.5-3 लाख तो हमारी पहली डिफिशेंसी है। और फिर अब ये 45,000 भर्ती कर रहे हैं। 45,000 में कितने जाएंगे? 12,500 और 50,000 हमारे जो है सेना की, अगर मैं भारतीय थल सेना की बात करूं तो 50,000 के आसपास हमारा जो है रिटायरमेंट हो जाता है। तो 12,500 जा रहे हैं, कितने 37,500 तो जो है फिर भी हमारे डिफिशेंसी हो रहे हैं हर साल। अगर मान लिया कि इन्होंने 1 लाख 20 साल के अंदर भर्ती की
तो 25,000 जाएंगे वापस। 25,000 तो हर साल डिफिशेंसी आती चली जाएगी। आगे लगा दीजिए, आगे आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर हमारी सेना की संख्या आधी रह जाएगी। जो सेना के बड़े अफसर हैं वो कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने स्टडी किया है, देश विदेश हर जगह किया है, उसके बाद ये नतीजे पहुंचे हैं। हाँ, नहीं, आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने उन जवानों से बात किया जो सिपाही में भर्ती होते हैं? क्या कभी उस जो सिपाही का लास्ट रैंक सूबेदार मेजर होता है, कभी उनसे बात किया? नहीं किया ना। तो जवानों के लिए ही ये 4 साल ही क्यों? मेरे समझ में पहले 4 साल ही क्यों? ये फिर 5 साल या 10 साल क्यों नहीं? ये भी तो क्वेश्चन मार्क है। जैसे ऑफिसर्स का शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, तो वो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, क्योंकि 5 साल के बाद उसको एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है, एक्स सर्विसमैन की तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं। क्या इन जवानों को वो चीज़ लागू नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं इनको 5 साल या 10 साल के लिए मौका दिया जा रहा है? मौका दीजिए, ताकि ये भी आपकी तरह ही जैसे ऑफिसर्स एक्स सर्विसमैन का फैसिलिटी लेते हैं, तो ये जवानों को भी वो फैसिलिटीज लेने का अधिकार होना चाहिए। कीमत चुकानी पड़ेगी फिर देश को, कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी कि अगर इस तरह से जो है, इसी तरह की योजना, आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेना नहीं है भाई। ये संस्था ऐसी नहीं है कि इसमें आप जो है ना कोई भी प्रयोग कर लो। प्रयोग करने के लिए बहुत सारी और संस्थाएं, वहां पे प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन यहां पर नहीं। तो ये थे सेना के ऑनरी कैप्टन युगेंद्र सिंह यादव, जिनकी बात सरकार और सेना को चुननी चाहिए, क्योंकि सामान्य नहीं है, ये परमवीर चक्र विजेता है। ध्यान रखिए, देश में केवल 3 ही परमवीर चक्र विजेता जीवित हैं। देश का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान जीतने वाले युगेंद्र सिंह यादव का कहना है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए बेहतर नहीं है। गाजियाबाद से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।